भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जी हाँ, ये भारत देश है मेरा। और हम इस वक्त इलेक्शन यात्रा में पहुंच गए हैं बिहार के मुजफ्फरपुर। बेहद समृद्ध और सशक्त ये इलाका रहा है। ये वो जगह है जहां की लीची आपने जरूर खाई होगी, और यहाँ की लीची देश भर में और विदेश तक पहुंचती है, उसका स्वाद आपने उठाया होगा। लेकिन इलेक्शन में, चुनाव में 2024 में जब बीजेपी कह रही है कि 400 पार और इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 140 से ऊपर नहीं जाएंगे, तो क्या होने वाला है आज मुजफ्फरपुर से हम आपको बताएंगे। मंच पर हमारे साथ तमाम पार्टियों के प्रवक्ता और नेता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरण के चुनाव होने बाकी है। रामलला और आरक्षण का मुद्दा हवा पकड़े हुए है, यानी कि उस पर जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती है तो रामलला के मंदिर को बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ से इन लोगों को सीखना चाहिए कि कहां बुलडोजर चलाना है और कहां नहीं चलाना है। लेकिन जनता इस बार क्या करने वाली है, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं ताकि आप समझ पाए कि आज देश में 5वें चरण के चुनाव यानी कि मतदान से पहले क्या चल रहा है, किस मुद्दे पर किसने क्या कहा है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के रण से पहले वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। यूपी से लेकर बिहार तक प्रधानमंत्री विपक्षी गठबंधन पर हमलावर है। आज प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन पर करारा हमला बोला और कहा कि अगर ये लोग सरकार में आ गए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। मुझे चिंता है क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, यही इनकी साजिश है। साथियों, ऐसे लोगों तो वोट तो छोड़िए, ऐसी सजा करनी चाहिए, ऐसी सजा करनी चाहिए उनकी जमानत जब्त हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है और अब हार के बाद खटाखट बलि के बकरे को खोजा जाएगा। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। भले ही पीएम मोदी यूपी की धरती पर थे, लेकिन वहीं से पीएम मोदी ने लालू यादव को चारा घोटाले का चैंपियन बताते हुए आरक्षण के मुद्दे पर करारा हमला बोला। बिहार के इनके चारा घोटाले के जो चैंपियन है ना, अदालत ने जिनको सजा फरमाई है, अभी जेल से तबीयत के बहाने बाहर घूम रहे हैं, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण अब मुसलमान को मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए, इसका मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी, इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं भाई। मैं आपकी रक्षा करने के लिए, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए 400 पार मांगता हूं। बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है तो तेजस्वी यादव बीमारी के नाम पर सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं।
भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर के उनके मंत्री जितना बिहार का दौरा करेंगे उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। उनके चेहरों को देख देख करके बिहार की जनता आक्रोशित हो रही है। जो वादे इन्होंने 10 वर्षों से किए थे, 10 वर्षों में जो इन लोगों ने वादे किए, एक भी वादा इन लोगों ने नहीं पूरा किया। पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने कहा था कि वो राम मंदिर पर कोर्ट का फैसला पलट देंगे। अब सवाल है कि सचमुच विपक्ष की मंशा फिर से रामलला को टेंट में भेजने की है? क्या सनातन और राम मंदिर को बेकार बताने वाले विपक्ष को राम मंदिर का विरोध भारी पड़ रहा है? सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहता है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए नवभारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच गई है बिहार के मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर की बात करें तो इस सीट पर 2014 से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन 2 बार के विजेता अजय निषाद ने इस बार इंडी गठबंधन का दामन थाम लिया और वो इंडी गठबंधन से उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी ने राजभूषण निषाद को मैदान में उतारा। अब जनता बीजेपी के हैट्रिक लगवाएगी या इंडी गठबंधन करिश्मा करेगा? सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सीधे चलते हैं जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेज में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। लेकिन राजनीति में कोई अपनी छतरी किसी और को नहीं देता है। देता है क्या? बोलिए, देता है क्या? नहीं देता है। लेकिन नेता जरूर इधर से उधर हो जाते हैं। जहां मुजफ्फरपुर में हम खड़े हैं, यहां पर बीजेपी के 2 बार के सांसद अब कांग्रेस के टिकट पर यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी ने यहां से अपना नया कैंडिडेट मैदान में उतार दिया है। हालांकि 20 साल से ये सीट जेडीयू या बीजेपी के पास रही है, तो बीजेपी और जेडीयू इस पर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस सीट पर मुकाबला बताया जा रहा है कि बहुत दिलचस्प है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सभाएं बिहार में कर चुके हैं, 5 यात्राएं वो बिहार का कर चुके हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह सभी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। लेकिन मीसा भारती कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जितनी बार आएंगे उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। तो मंच पर मेरे साथ मौजूद मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं, उसके बाद डिबेट शुरू करेंगे। सुरेश शर्मा जी हैं बीजेपी से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक झा है हमारे साथ जेडीयू से, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इकबाल मोहम्मद समी जी हैं आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मोबाइल छोड़ दीजिए, अब कैमरे में देखने का वक्त आ गया है, नहीं तो जनता फिर इधर उधर हो जाएगी। ऋषि शंकर मिश्रा जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ की जनता, मुजफ्फरपुर की जनता हमारे साथ है, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इकबाल मोहम्मद समी जी, आपसे मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के मन में कहीं ऐसा है कि सरकार बनती है तो राम मंदिर पर जो फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको आप लोग पलट देंगे? देखिए, बौखलाहट का बयान मोदी जी का है। बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं और बिहार में वो डबल अंक में नहीं जाने वाले हैं। इस डबल अंक में नहीं जाने के कारण जो बयान देना हो दे। इस देश और बिहार की संस्कृति रही है, हम लोग मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। और यहाँ जब छठ होता है, औरत अर्घ देने जाती है, उसके जिस्म जो कपड़ा होता है मुसलमान दर्जिकन का सिला होता है। जी, थोड़ा पास कर लीजिए। और हम लोगों के यहाँ जब ईद होती है और उसमें सेहरी खाते हैं रमजान में, तो रोजा, ये सब तो ठीक लगता है। लेकिन लालू जी जब कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तब ये भाईचारा नजर नहीं आता। तब पता लगता है कि आप लोग धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं देश को, समाज को, लोगों को। एक बात हम बता देते हैं, धर्म के आधार पर कौन बांट रहा है? पूरा देश देख रहा है। नफरत के नाम पर सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। हाँ। विकास की कोई बात नहीं करना चाहते। हाँ। प्रधानमंत्री पिछले बार यहाँ आए थे, 2014 में एयरपोर्ट बनवा देंगे और मैं इसी एयरपोर्ट पर उतरूंगा। इस बार वो एयरपोर्ट घास से भरा है। सुरेश जी वो बोले थे, सुन लीजिए पहले। ठीक है सर, में एम्स बनवा देंगे। एक तो बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो राम मंदिर को ये लोग बुलडोजर से ढहवा देंगे। तो ये कैसे संभव है? एक दूसरी बात ये भी है कि बिहार में जहां 39 सीट आप लोग पिछली बार जीत चुके थे, तो अब बीजेपी क्या सोच रही है कि 40 या फिर नीचे चला जाएगा मामला? देखिए, पहले तो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर वाली जो बात है, इन लोगों के जहन में अभी तक वो
जो मुगल राज का बात था वो अभी तक घुसा हुआ है कि बुलडोज, लेकिन यह देश इतना मजबूत है कि बुलडोजर क्या, इनकी हिम्मत नहीं है इस बात का राम मंदिर पर हाथ उठाने के लिए। आंख नहीं उठा सकते हैं, ये किसी कीमत पर नहीं उठा सकते हैं। दूसरी चीज में ये आपने ये कहा, दूसरा आपका प्रश्न था मैक्सिमम मतलब 39 सीट तो आपके गठबंधन ने पिछली बार जीत लिया था, इस बार आप लोगों ने 400 का लक्ष्य रखा है। तो बिहार से कितना एड ऑन होगा? 40 का 40 होगा। हाँ। क्योंकि 140 करोड़ की जनता का ताकत प्रधानमंत्री के दिल में है, इसलिए 40 का 40 होगा। इनका नकाब उतर जाएगा, बिल्कुल आप देखिएगा। अभिषेक जी, क्या रामलला और रामलहर बीजेपी को सूट कर रही है, इसलिए हर मंच से कहीं ना कहीं राम मंदिर का, रामलला का जिक्र हो रहा है? दृष्टिकोण अलग अलग है जी। देखिए, हम मानते हैं कि धर्म आस्था का विषय है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपना काम कर सकता है। लेकिन जब सनातन को गाली दी जाती है, कहीं ना कहीं हमारे विपक्ष के साथियों के द्वारा हिंदुत्व पर वार किया जाता है, खास धर्म को टारगेट किया जाता है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स होती है। तो भाई, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति विशेष हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हो तो इसे भी हम कतई बर्दाश्त करना पसंद नहीं करेंगे। कौन टारगेट कर रहा है? आपके सामने है ना भाई। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करते हैं, तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, उनकी तरफ से रामायण को लेकर क्या विवादित बयान दिया गया, किस तरफ फतेह बहादुर के द्वारा देवी देवताओं के विषय में कहा गया। हमारे साथ गठबंधन में थे तब भी हमने उनके बयान को उसी तरह कंडेम किया था, हम आज भी करते हैं। हम सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं, और जो भी लेकिन जब आप राम की बात करते हैं तो ऐसा मैसेज विपक्ष की तरफ से दिया जाता है, इंडिया गठबंधन की तरफ से, कि आप धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप हिंदू हिंदू कर रहे हैं, मुसलमानों से मतलब नहीं है बीजेपी को और बीजेपी गठबंधन। हम न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, हम 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 की बात करते हैं, हम देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। और अगर हमारे धर्म पर कोई चोट करता है, अगर टारगेट किया जाता है, तो हम उसके खिलाफ भी बोलते हैं कि यह मुद्दा चुनाव का नहीं हो सकता है, ये एजेंडा उनका हो सकता है जो लोग राजनीतिक रूप से खोखले हैं। ये हमारे महागठबंधन के साथी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। जी ऋषि जी, ये सुरेश शर्मा जी ने कहा कि धर्म पे प्रहार है, हिंदुओं पे खतरा है। हिंदुओं पे खतरा कोई नहीं कहता, आप लोग जोड़ देते हैं। सुनते लीजिए, मुझे किसी मंच से नहीं सुनने को मिलता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह जी ने, या कोई भी जिनको आप लोग टारगेट कर रहे हैं, भाई कोई नहीं कह रहे हिंदुओं को खतरा है। लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग टारगेट करते हैं, आप लोग एक खास नहीं, सुनिए ना, आप लोग एक खास वर्ग को, एक खास धर्म के लोगों को तवज्जो देते हैं, दूसरे लोगों को नहीं देते हैं। देखिए, आप दोनों पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हम तर्कों पे बात करते हैं जी, इमोशन पे बात नहीं करते हैं। कर्नाटका में मुसलमानों को रिजर्वेशन कब दिया गया था? 1995 में दिया गया था। किसकी सरकार थी? देवगौड़ा की सरकार थी। 2006 में यही बीजेपी देवगौड़ा के साथ मिलकर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। 8 में कैंसिल किसने किया? सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। कैंसिल किसने किया ये भी बताइए। सुन तो लीजिए अभी। अरे ऐसे थोड़ा होगा, आधा सच नहीं सुनने नहीं चाहते। नहीं, सुनना मैं चाहता हूँ, लेकिन अगर देखिए आपके सामने पानी का एक बोतल रखा हुआ है, यहाँ से एक खाली दिख रहा है, पूरा दिखाऊंगा तो आधा भरा हुआ है। पूरा सच बताइए, आधा सच नहीं, आधा सच नहीं। 2008 से 2013 में कर्नाटका में येदियुरप्पा की सरकार थी, क्यों नहीं बदल दिया? 2018 से 2023 में मुंबई साहब जब जाने लगे, तब आपने इसकी वापसी ली। कोर्ट ने क्या मुझे ये बताइए, इंडिया गठबंधन चाहता है कि नहीं चाहता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले? बिल्कुल। गुजरात में नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री थे, मुसलमान में एक तबका को रिजर्वेशन दिया नहीं दिया? मेरा सीधा सवाल बताइए ना, तर्कों पे बात कीजिए ना। मैं तर्कों पर ही बात कर रहा हूँ, तर्कों पे बात कीजिए ना। बिल्कुल सीधा सपाट सा मेरा सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, क्या आप लोग चाहते हैं आम आदमी पार्टी की मुसलमानों को आरक्षण मिले या नहीं मिले, या लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, चुनाव खत्म होने के बाद लॉलीपॉप लेके निकल जाएंगे? साहब 2 सेकंड लूंगा मैं आपका। हमारे बड़े भाई सुरेश शर्मा जी यहाँ मंत्री थे, आप मुजफ्फरपुर घूम लीजिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर की बात हो रही है। हमारे भाई साहब के पास नगर विकास मंत्री की जिम्मेवारी थी। आज शहर में देख लीजिए, शहर में नाला है या नाला में शहर है, ये गड्ढा में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, या पूछिए आप हमारे बड़े भाई से। मैं आपको बताना, आवाज आ रही? आवाज आ रही। मैं बता रहा हूँ कि मेरे मंत्रित्व काल में इस मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी मिला। 1580 करोड़ रुपया
भारत सरकार ने, सुनिए, भारत सरकार ने दिया और भारत सरकार ने दिया, और भारत सरकार का अभी काम चल रहा है, रोड की खुदाई हो रही है तो बढ़ाने के लिए हो रहा है। आपको दिमाग में पहल करनी चाहिए कि जब तक वो कटेगा नहीं तब तक बढ़ेगा कैसे। सुरेश शर्मा जी का बहुत सम्मान करता हूँ। 200 करोड़ का काम हो रहा है। के बाद आप मेरे साथ मुजफ्फरपुर चलिए, ये साबित हो जाएगा शहर में गड्ढा है या गड्ढा में शहर है। गड्ढा जो है, अरे मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला हूँ, बात तो मुजफ्फरपुर का मतदाता हूँ, गड्ढा जब तक उससे पहले मुजफ्फरपुर का मतदाता हूँ। मुजफ्फरपुर का हाल देखिए, एक चीज बताइए, शिक्षकों का हाल देखिए। ऋषि भाई, सुबह 5 बजे मैं समझ गया, हो सकता है सुबह कि आपकी गली की सड़क नहीं बनी हो, आपके सुनना नहीं चाहते, पाइपलाइन कैसे बैठेगा, कैसे बैठेगा? हो सकता है। एक मिनट सुरेश जी, लेकिन मेरा एक सवाल है। देखिए, मैं भी बिहारी ही हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ये सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ, और मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। मैंने वो जमाना भी देखा हुआ है जब पटना से सीतामढ़ी जाते जाते पेट में दर्द हो जाता था और खाना मुंह से बाहर निकल आता था, वो जमाना भी देखा हुआ है। तो सिरे से खारिज क्या कर सकते हैं आप लोग कि कुछ नहीं हुआ 10 साल? नहीं, मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ। नितिन गडकरी साहब का जितनी प्रशंसा करनी चाहिए उतनी कम होगा, लेकिन माननीय सुरेश शर्मा जी सम्मानित नेता हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जो शहर में विकास होना चाहिए, स्मार्ट सिटी के नाते विकास होना चाहिए। अब एक सेकंड, एयरपोर्ट का क्या हुआ, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? सर, मैं आप कुछ थोड़ा यहाँ जनता से बात करना भी जरूरी है कि जनता के मन में क्या है। तो जी ऐसा है कि पॉलिटिकल एनालिसिस है, ऋषि जी की पार्टी से आए हुए हैं, पहले इसको स्थापित करें। सर, हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई पार्टी चलती है, इसलिए वो जो कह रहे हैं उनको सुनिए और समझिए। पहले इसको क्लियर करें, एकदम क्लियर। पार्टी से, वो पार्टी से की बात करते हैं, उनको गड्ढा दिखता है, चूंकि बाजार में वो रहते नहीं है, किसी न किसी पार्टी में वो लगे हुए हैं और चुनाव में उनको वक्त नहीं मिला है देखने का, इसीलिए उनको नहीं दिखाई दिया है। बिहार के काम जब शुरू होते हैं तो उसके लंबे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए आप लोग कि क्या इस बार का चुनाव राम मंदिर पर, रामलला पर, आरक्षण पर हो रहा है, या आप लोगों को लग रहा है कि 10 साल में मोदी जी ने जो काम किया उस पर हो रहा है? मोदी जी ने लगातार काम किया है और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है। पहली बार हमारे देश को स्वाभिमान के साथ एक ऐसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है जिसका एक हाथ अगर बाइडेन के कंधे पर होता है तो दूसरा हाथ पुतिन के कंधे पर होता है। संपूर्ण संसार में इस समय भारत जिस अस्मिता को जी रहा है, जिस विश्व गुरुता की हम बात करते हैं, उस विश्व गुरुता को समग्र विकास के साथ मोदी के माध्यम से पूर्ति की जा रही। आप तो कवि भी है, मुझे पता लगा है, 2 लाइन कुछ सुना दें, कोई कविता सुना दे तो समा बन जाए। रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, चलते चलते लोग सफर हो जाते हैं। राजनीति में कुछ लोगों की फितरत है, कभी इधर थे फिर उधर कभी हो जाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। सिंह साहब, सच बताइए, 10 साल में मोदी जी ने जो किया है उस पर चुनाव हो रहा है, या रामलला का मुद्दा है, राम लहर है, आरक्षण का जो मुद्दा बीच बीच में उछल कर आ रहा है, वो सब चल रहा है? इसमें कहीं विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं हो रहा है, ये राम मंदिर पर और मस्जिद पर चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, यहाँ आए तो कहा कि पाकिस्तान का बम गिर जाएगा तो चूड़ी भेज देंगे, यही सब बोल के गए हैं नाप शनाप। कहीं ये जो बोले हैं अभी भाई साहब, हमारे बड़े भाई हैं, कि रास्ता बदल जाता है। उन्होंने जो उम्मीदवार चुन के दिया है, इलेक्शन कमेटी ने क्या फैसला किया? ठीक है, लेकिन देखिए, कांग्रेस के नेताओं ने ही कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, तो मोदी जी ने कहा तो भिजवा देंगे। तो मोदी जी ने कहा कि भाई आपको कौन ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए जो डरपोक हो, या ऐसा चाहिए जो अच्छे से शासन चला सके देश में, और दूसरे लोगों को डर लगे कि भाई इधर आंख भी उठाएंगे तो आंख फोड़ दिया जाएगा? क्या लग रहा है? ये प्रधानमंत्री को देखकर तो विपक्षी के पैंट ढीले हो जाते हैं। देश को पहली मर्तबा से 32 वर्षों के राजनीतिक जीवन में 52 वर्षों का मैं हूं, मैंने पहली मर्तबा देखा कि कोई प्रधानमंत्री किसी के आंख में आंख डालकर नहीं, हलक में हाथ डालकर बोलता है। देश का सीना चौड़ा हो जाता है। आप डीजल पेट्रोल में फंसे हुए हैं, स्वाभिमान जा रहा है, माँ बहन की अस्मिता लूटी जा रही है, आप डीजल पेट्रोल में फंसे हुए हैं। देश का वह भाग्य विधाता है, देश के लिए 24 घंटा मरने में। ठीक है, ठीक है, लेकिन इकबाल साहब,
अगर जनता की सोच ये है तो आप लोग पिछली बार भी शून्य थे, इस बार कैसे शून्य से बाहर निकलेंगे? अगर चैनल मैनेज हो, लोग मैनेज हो, आज के तारीख में अब जहां ये शहर से बहुत दूर है, जहां हम जनता नहीं आई, तो सर आपको किसी ने रोका नहीं था कि अपने साथ कोई लोगों को लेके आइए? अब लोग नहीं है आपके पास तो क्या चैनल लोग खड़ा कर दे आपके लिए? मुझे ये बताइए। सुनिए, आप ये चाहते हैं पूरी कि बात भाई चुनाव भी चैनल ही लड़वा दे, कैंपेन भी चैनल ही कर दे और पत्रकार ही खड़े होकर आपके समर्थकों को बुला दे, तो इकबाल साहब कैसे संभव हो पाएगा? मुझे ये बताइए। मेरे सवालों पर रहेंगे तो मैं सीधा सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे। अगर आप पर्सनल होंगे तो मैं जो सवाल करूंगा उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं पोल पट्टी खोल दूंगा। मैंने पहले कह दिया, एक तो बिहारी हूँ, दिल्ली में रह के पत्रकारिता करता हूँ। हाँ, आज के तारीख में यहाँ चुनाव हो रहा है कि नौजवान को नौकरी चाहिए, और अब कितनी नौकरी दी आपकी सरकार ने? हम जो पेपर पर दी कि सच में दी? बताइए, जवाब दीजिए। सरकार में थे तो हाँ। हमने 5 कितनी नौकरी दी? पेपर पर ही नौकरी मिली कि सच में लोगों को मिली? नीतीश जी, मोदी जी ने कहा था 10,000 देंगे नौकरी है। हाँ। 10 लाख साल में। हाँ। और 10 साल हो गया, एक आदमी को बहाल नहीं किया। इकबाल साहब, पब्लिक में गुस्सा है। जी जवाब दीजिए। देखिए, हमारे राजद के जो साथी हैं हड़बड़ा गए हैं पूरी तरीके से। अब 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हम नौकरी के बदले जमीन नहीं मांगते हैं। और किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं तेजस्वी यादव जी? अखबार में विज्ञापन छपवा कर आप सोचते हैं कि क्रेडिट मिल जाएगा। अरे भाई, नीतीश जी की सरकार ने, नीतीश जी के नेतृत्व में लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियां दी हैं, हम आगे भी देंगे। आप एक बात का जिक्र कर रहे थे, 2 चैलेंज है इस देश में। एक, राष्ट्रीय जनता दल के पास चैलेंज है कि पिछली बार ये 0 सीटों पर थे, अपने न्यूनतम परफॉर्मेंस पर थे इस बिहार में। इस बार अगर 1 सीट ला देंगे ना, 100% की वृद्धि कर देंगे, तो बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज, जीत हार की बात मत करिए, जीत हार की बात मत करिए। कांग्रेस पार्टी के पास चैलेंज है कि देश में अगर विपक्ष के नेता की कुर्सी हासिल कर ली 10% सीटें लाकर, तो हम जो मोदी जी 50 सीट वाली राज बता रहे हैं, वो बता रहे हैं क्या आप? वही बात है ना, 50 सीट आ जाए उस पर अब लगे। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम विपक्ष के नेता की कुर्सी नसीब हो जाए। नहीं बुलाया जिसका यहाँ उम्मीदवार था। हाँ, आपने, हमने बुलाया है सर। अब कोई नहीं, हमने बुलाया। नहीं, कांग्रेस अब हमने आपको बुलाया, प्यार से आए, आप प्यार से आए, हमने आपको मंच दिया। दूसरी बात, मेरे पर सवाल खड़ा करने से क्या होगा इकबाल जी? यहाँ जो जनता में जो मैसेज है, पूरी बिहार की जनता, अरे उसी जनता को ले आइए ना, जानती है, उसी जनता को ले आइए। वादा किया था मोदी जी ने, कोई काम नहीं किया। ठीक है। आप देखिएगा, मैं एक बात बस कंप्लीट कर दूं। ये बातें कर, इनके लिए सबसे आसान क्या होता है? सवाल के बदले जवाब नहीं, सवाल के बदले सवाल, सवाल के बदले आप पर आरोप, सवाल के बदले जनता पर आरोप। ये इनकी राजनीतिक कमजोरी को प्रदर्शित करने के लिए एकदम काफी है। जी सुरेश जी, ये कह रहे हैं कि भाई आपने नौकरी नहीं दी। बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है। तो अगर 10 साल में लोगों को नौकरी नहीं मिली तो आप मैक्सिमम पर हैं, ये न्यूनतम पर है। न्यूनतम से तो ऊपर जा सकते हैं। आपके भी आने की संभावना बहुत अच्छी है। नौकरी तो हमारी सरकार ने दी ही, लेकिन 25 करोड़ जनता को जो गरीबी के नीचे थे उसको ऊपर लाया है। वो कैसे आ गया 25 करोड़ जनता? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये कहते हैं कि राम के नाम पर, तो ये चरित्र जो है, यह देश ही कहता है कि यह राम राज्य बनाना है। तो राम राज्य जब बनाना है तो राम के चरित्र ऐसा भाई हो, राम के चरित्र ऐसा राजा हो, राम के चरित्र ऐसा पिता हो, राम के चरित्र ऐसा सब कुछ हो। राम को भगवान राम से नहीं, एक उनके चरित्र को अध्ययन कीजिए। भारतवर्ष उसको चाहता है और भारतवर्ष उसको चाहता है, इसलिए राम राज्य बनना चाहिए देश के अंदर में। एक सेकंड जल्दी से ऋषि जी, बस 20 सेकंड सर, लास्ट। झा साहब, मुझे मुजफ्फरपुर की बात करना है। देखिए, मुजफ्फरपुर में भाजपा ने जिनको प्रत्याशी बनाया है, राजभूषण निषाद, वो यहाँ के है भी नहीं, रोसड़ा के रहने वाले हैं। और दुख की बात यह है कि आप जितने लोग हैं उसमें से पूछ सकते हैं, मैं खुद भी गवाह हूँ। 2 दिन चुनाव में बचे हुए हैं। प्रत्याशी जो हैं रायबरेली में रहते हैं राहुल जी, वायनाड में रहते हैं राहुल जी। मुजफ्फरपुर बताइए ना कि राहुल जी, चलिए ठीक है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं जाकर चुनाव लड़ सकता है, सब हिंदुस्तानी है, भारतीय है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुजफ्फरपुर से इतना ही इलेक्शन यात्रा में। कल पटना में आपसे मुलाकात होगी इलेक्शन यात्रा में, लेकिन चलते चलते ग्रीन लैम्प, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा।
मुजफ्फरपुर के लिए तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अब बाकी जगहों का पता नहीं है, लेकिन हम तो इसी मुजफ्फरपुर के हैं, तो यहाँ तो बहुत कुछ विकास हुआ नहीं। निषाद जी बहुत दिनों से थे, लेकिन कोई काम तो हुआ नहीं बिहार में, मुजफ्फरपुर में विकास का कोई भी। बिहार में हुआ होगा। देश में तो थोड़ा बहुत हुआ ही है, नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा। 10 साल में बहुत काम हुआ है। हमको लगता है कि मोदी जी के काम को जोड़ा जाए तो किसान की योजना 6,000 रुपया साल में देना, सेना को आत्मनिर्भर करना, एम्स के तिगुना बढ़ा देना, देश में स्मार्ट सिटी की चर्चा नहीं थी वहां बढ़ा देना, मतलब बहुत काम हुआ है जिसको गिनवाया नहीं जा सकता है।